सभी हमारे प्यारे साथियों को नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम फिर ना टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो कि बाल विकास यानी शिक्षण अभिरुचि से है, जिसमें ये टेट, सुपर टेट, सी टेट, बीएड, बीटीसी इन सभी के लिए है। तो एक बार पुनः आप लोग बिल्कुल एकदम तरोताज़ा हो जाइए और हमारे पहले क्वेश्चन से रूबरू होइए। हमने अभी जो पिछले क्लासेज में जो क्वेश्चंस कराए हैं उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे साथी जो हमारे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं वो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें। और चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की कि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, छात्रों की प्रतिक्रिया अर्थात स्टूडेंट्स की जो प्रतिक्रिया है नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी होती है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो कभी नकारात्मक भी हो जाती हैं और कभी सकारात्मक भी हो जाती हैं। तो आपको इसमें ये बताना है कि नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये जो आप 4 एग्जाम्पल्स देख रहे हैं ऑप्शन, इनमें नकारात्मक प्रतिक्रिया का कौन सा उदाहरण है। तो पहला उदाहरण ये है कि छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते। क्या ये नकारात्मक का उदाहरण है? अगर छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते तो अच्छी बात है, अनुशासनहीनता करेंगे। छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, या छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते, छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते। तो देखिए, अगर हम इन चारों ऑप्शन में देखा जाए साथियों, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही लग रहा है वो ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अगर कोई अध्यापक, कोई भाई बंधु हमारे जो कि शिक्षक हैं और वो पढ़ा रहे हैं और उनमें बच्चे कुछ न करें, अगर वो लेकिन टीचिंग करते समय वो बिल्कुल इंटरेस्ट ही न ले पढ़ाते समय, तो वो कुछ भी न करते हुए भी नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्योंकि टीचर जब पढ़ाते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि बच्चे उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, उनके पढ़ाए हुए चैप्टर को वो ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन बच्चा अगर शोर भी नहीं मचा रहा है, अनुशासनहीन भी नहीं है, हाँ, सुशील व्यवहार भी नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो कक्षा में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो एक प्रकार से साथियों यह भी एक नकारात्मकता प्रतिक्रिया का क्या है, एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी भाई बहन क्वेश्चन नंबर 41 का सी ऑप्शन लगाए हैं वो एकदम सही है। सी इज द राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। प्रभावी इम्प्रेसिव संप्रेषण कब संभव होगा? जब श्रोता के स्तर को जानेंगे, या आपके उचित शब्द प्रयोग से, या आपके विस्तृत ज्ञान से, या जोर से बोलकर। तो साथियों, ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको ये अपने ऑप्शन को सही टिक करना है कि आपके अनुसार आंसर कौन सा सही है। तो चलिए बताइए, हमारे ऐसे कितने साथी जो कि ए ऑप्शन की ओर जा रहे हैं। जितने भी हमारे साथी ए ऑप्शन की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल गलत नहीं है, अर्थात उनका एकदम सही आंसर है। ए इज द राइट आंसर। श्रोता के स्तर को जानकर, अगर आप श्रोता के स्तर को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप संप्रेषण कैसे करेंगे? और जब संप्रेषण इम्प्रेसिव नहीं होगा तो श्रोता इम्प्रेस नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से हमारा जो है ए ऑप्शन इज सही जो है आंसर है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 43। ये कह रहा है कि यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो, मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं और आपकी कक्षा में छात्र उपस्थित ना हो, तो आप क्या करेंगे बताइए। एकदम बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम जने। अब इसका उत्तर देखते हैं कौन हमारे स्टूडेंट्स नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट नहीं दे पा रहे हैं समझ लीजिए कि वो अभी उनकी तैयारी और ज़रूरत है। छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे कि क्यों आप स्कूल नहीं आए भाई, आप इसके लिए पनिशमेंट लीजिए, या फिर छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे कि भाई इस समय वर्तमान परिस्थिति में स्टूडेंट बहुत जो है एग्रेसिव हो जाते हैं, तो आप शांत रहेंगे, कहीं कुछ बोल न दें उल्टा सीधा।
या अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों को अपनाएंगे, या फिर कारणों को पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कारणों को पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे कि छात्र क्यों नहीं आ पाया, कारण क्या था। हो सकता है कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो या रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो आप क्या करेंगे, उनके कारणों को पता लगाएंगे, तब तो उसको सही सही जान पाएंगे कि बच्चा क्यों नहीं स्कूल आ पाया। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। किसका कल्याण होगा भाई? एकदम सरल क्वेश्चन है। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है यानी फायदा होता है किसका? समाज के सभी वर्गों का, या आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, या छात्र व छात्राओं का। तो साथियों जैसा कि ऑप्शन देख के आप लोग एकदम करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच गए होंगे, क्योंकि एकदम करेक्ट ऑप्शन आपके सामने एकदम फ्लैश कर रहा है भाई। क्या है? समाज के सभी वर्गों का। शिक्षा क्या है? शिक्षा ऐसी चीज है जिससे कोई अमीरी गरीबी है ना, कोई जात पात धर्म नहीं, ये तो सब वर्ग को लाभ पहुंचाएगा। इसलिए समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। किससे? शिक्षा से। चलिए साथियों हम बढ़ते हैं अपने अगले एकदम रसेदार क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, हमारा अगला मटर पनीर वाला क्वेश्चन। शिक्षक होने के नाते अर्थात यू आर टीचर, आप क्या करेंगे? अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा, यानी आप अपने विद्यार्थियों को पसंद करेंगे। कैसे विद्यार्थियों को पसंद करेंगे? आपको कैसे विद्यार्थी अच्छे लगेंगे? जो उच्च परिवार से संबंधित हो, अर्थात बढ़िया बढ़िया गाड़ी से उतरते हों, महंगी महंगी घड़ी लगाए हों, महंगे महंगे जो है यूज कर रहे हों सामान, आप उन्हें पसंद करेंगे कि वाह बेटा वाह बहुत बढ़िया, तुम मेरे जो है फेवरेट स्टूडेंट हो। या सुंदर एवं आकर्षक हो, या मान लो कोई बच्चा बड़ा ही खूबसूरत हो, है ना, बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के आ रहा हो, फेयर एंड लवली वगैरह हैंडसम वगैरह लगा के आएगा, तो आप उसको बहुत पसंद करने लगेंगे, वाह बच्चा बहुत बढ़िया स्प्रे मार के आए हो। या फिर आज्ञाकारी हो, जो आज्ञा आपका जो है मान रहा हो, या फिर कक्षा में क्रियाशील हो। बताइए इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है? तो बताइए भाई, नहीं तो हम बता रहे हैं, जाइए फिर हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, ऐसे स्टूडेंट को पसंद किया जाता है भाई। टीचर किस लिए जाते हैं स्कूल में? पढ़ाने के लिए। तो आपका मेन ध्येय क्या है कि आप बच्चों को पढ़ाएं, उनको ज्ञान दीजिए। उनके स्नो पाउडर से कोई भी मतलब नहीं है, उनके धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं है। आप तो ये चाहेंगे कि आप पढ़ाएं और वो पढ़ें। तो जो बच्चा कक्षा में क्रियाशील होगा उसी को पसंद किया जाना चाहिए। और ये एकदम सही आंसर भी है कि ऐसे बच्चे ही पसंद किया जाते हैं जो कि कक्षा में क्रियाशील होते हैं। तो साथियों एकदम सही जवाब आप लोगों ने बताया कि 45 क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं को नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। वाह भाई वाह, ये लो भाई, ये तो टैलेंट की बात कर दिए। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? यानी अगर एक अध्यापक हैं तो उनका सबसे अच्छा गुण क्या होना चाहिए? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अर्थात जो आप टीचर हैं तो आपका काम है शिक्षा देना, तो आप अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें। या अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, आपका नेचर अच्छा हो। अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अच्छे विचार हों। या अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता हो। क्या होना चाहिए बताइए भाई? 46 का है ये। जी हाँ, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, अर्थात जो अध्यापक पढ़ाने जा रहे हैं वो पूर्ण रूपेण जो है उसके प्रति समर्पण हो, अपने जिम्मेदारी को निभाएं, उत्तरदायित्व को निभाएं, क्योंकि यही सबसे अच्छा गुण होना चाहिए। तो इस प्रकार से ए इज द राइट आंसर। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये देखते हैं ये कौन सा धमाका लाता है भाई हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद
उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं। एकदम जानदार क्वेश्चन है साथियों, इसको नोट कर लो, एकदम इसको आप एकदम छाप लो। उसे क्या कहते हैं, निगमन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, निगमन विधि कहते हैं कि संश्लेषण से विश्लेषण विधि, या अनुभव से तर्क की विधि, या आगमन विधि, क्या कहते हैं बताइए। ऐसे ये उस विधि की बात हो रही है जिसमें पहले नियम बताया जाता है प्लस उसके बाद उदाहरण देकर नियम को साबित किया जाता है, उसको पूर्ण रूपेण से पुष्ट किया जाता है। तो साथियों इस प्रकार के नियम को हम बोलते हैं निगमन विधि। याद रखिएगा, निगमन विधि ऐसा विधि होता है जिसमें पहले रूल क्या बताते हैं, रूल बताएंगे प्लस एग्जाम्पल बताएंगे, और एग्जाम्पल के द्वारा ही इसको RHS करते हैं। क्या करते हैं, RHS, अर्थात राइट हैंड साइड। जैसे मैथ में होता है ना, LHS, लेफ्ट हैंड साइड से जा करके RHS कर देते हैं, उसी प्रकार से यह निगमन विधि होता है। तो साथियों ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। अगर कोई बच्चा भाषा सीखना चाह रहा है तो उसका क्या उपाय है। पाठ्य पुस्तक पढ़ना, कि उसको जो है किताबें पढ़ते रहना चाहिए, वो सीख जाएगा, या सहायक पुस्तकें पढ़ना, या कोई हेल्पिंग बुक रखा हो, अखबार पढ़ना, या वार्तालाप करना। बताइए, एकदम इसमें आपको तो लग रहा होगा कि कुछ चीज़ें एकदम कॉमन सी लग रही हैं, बट आपको एकदम एक्यूरेट आंसर जो सबसे ज़्यादा क्लोज हो उसी को आपको टिक करना होगा। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर सही होना चाहिए वो आपका डी ऑप्शन होना चाहिए, वार्तालाप करना। वार्तालाप करने से एक दूसरे की भाषाओं को सीखा जा सकता है, उसको प्रभावी तरीके से यूज में लाया जा सकता है। इस प्रकार से आपने देखा कि आपका जो 48 क्वेश्चन था उसका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। तो प्यारे साथियों, आप बस ऐसे ही बने रहिए, हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते रहेंगे, आपकी इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल हमारे जो है साथ जुड़े रहिए। छात्र का सर्वोत्तम, यहाँ पे छत्र लिखा है साथियों, इसके लिए सॉरी, मिस जो है टाइपिंग हो गया है। छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है। अगर किसी छात्र का इवेल्युएशन किया जाए, उसके टैलेंट को पता लगाया जाए, तो उसका सबसे मेन क्या है, उसका मूल्यांकन हम किस पद्धति के द्वारा कर सकते हैं, यही आपको बताना है। क्या पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, कि वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, या फिर निर्माणात्मक मूल्यांकन, किस प्रकार का मूल्यांकन होना चाहिए। तो साथियों इसमें अगर हम किसी भी स्टूडेंट का सतत और व्यापक स्तर पे मूल्यांकन करते हैं तभी तो इस पद्धति के द्वारा छात्र का जो है सर्वोत्तम मूल्यांकन किया जाता है। किस पद्धति के द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। तो साथियों हम अपने 50वें यानी हाफ सेंचुरी लगाने वाले हैं, और इसी बात पे तालियां। चलिए भाई, हाफ सेंचुरी लग गई भाई, आप लोगों की हाफ सेंचुरी मेरी तरफ से शुभकामना। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। बच्चों के जो चरित्र का निर्माण किया जाता है उसमें सबसे मेन भूमिका किस चीज़ की होती है। अध्यापक के उपदेशों की होती है, जो लेक्चर देते हैं, इसके वजह से बच्चों में चरित्र निर्माण होगा। कि स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, या अध्यापक खुद एक ऐसा अपना नेचर प्रस्तुत करे बच्चे उससे आकर्षित हो और उसको देखकर फॉलो करें। या महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, या महापुरुषों की जीवन को पढ़ाया जाए, या धार्मिक शिक्षा की, या फिर जो देवी देवता भगवान आदि ये सारी चीज़ों को उनको पढ़ाया जाए, है ना, धर्म की बातें की जाए, तो इससे जो है उनके चरित्र का निर्माण हो सकेगा। तो इसमें आपका सबसे एक्यूरेट आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए साथियों बताइए आपका ऑप्शन क्या है। तो जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी आपका एकदम सही है, क्योंकि जब अध्यापक, अगर सपोज करिए कि आप पढ़ा रहे हैं और आप क्लास में गुटखा खाए हुए हैं, जी हाँ, पान पारस खा रहे हैं, है ना, सर खा रहे हैं, और सर, हाँ सर भी एक गुटखा का नाम है, सर मैडम नहीं, सर खा रहे हैं,
और आज की उसकी तमाम जो भी हैं भाई, हमको ये सब नहीं जानकारी है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर खा रहे हैं बच्चों के सामने, तो सोचिए बच्चों के चरित्र का निर्माण कैसे हो सकता है। वो भी तो देख रहे हैं, वही चीज़ वो भी करेंगे। इसीलिए एक अच्छे शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के सामने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत करें, जिससे कि बच्चे अपने अध्यापक से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और उन्हीं की तरफ बनने का प्रयास करते हैं। इसलिए स्वयं अध्यापक के आदर्श के चरित्र की होना चाहिए, जिससे बच्चे सबसे अधिक जो है टीचर से ही प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी एकदम सही है। तो चलिए, हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे पुराने क्लासों को भी लेकर के। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। वो चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सीखें। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र के अंदर क्या गुण है कि वो बहुत ज़्यादा सीखना चाह रहा है। प्रतिभाशाली हो, ऐसा छात्र जो प्रतिभाशाली है वो कर रहा है, या फिर धनी परिवारों से हो, अमीर है इसलिए वो ज़्यादा सीखना चाह रहा है। ये तो एकदम सरासर गलत है। अमीर गरीब से क्या मतलब है। बनावटी हो, अच्छा हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको आता वाता कुछ नहीं है, बस बार बार टीचर को मतलब टीचर की नज़र में आने के लिए बार बार प्रश्न पूछते रहते हैं कि उनको ये लगे कि ये बच्चा बहुत पढ़ने वाला है। उदंड हो या फिर वो बहुत शरारती हो, ये तो एकदम गलत है। तो आपका ऑप्शन एकदम दिख गया कि वह बच्चा प्रतिभाशाली है, इसीलिए वह ज़्यादा सीखने का प्रयास करता रहता है। और अध्यापक को चाहिए भी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का भी प्रयास करें। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। और ये हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए भाई, सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। मान लीजिए कि क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चे के एक ही प्रॉब्लम झेल रहे हैं, एक ही समस्या उनके पास है, तो आप उनकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? एक एक करके करेंगे कि एक एक लड़के को बुलाएंगे, भाई आपका समस्या हल करना है, आपका हल करें, या सामूहिक ढंग से करेंगे? क्या करेंगे साथियों? सामूहिक ढंग से कर देंगे, या उनकी समस्या का समाधान सामूहिक ढंग से करेंगे, या फिर पहले छोटे बच्चों का करेंगे, पहले जो है छोटे बच्चों का करेंगे और उसके बाद तब बड़े बच्चों का करेंगे। ऐसे क्रम से कि छोटे बच्चे आगे आएँ, पहले उनकी समस्या, जैसे जलेबी बट रही है ना, छोटे बच्चों की जलेबी पहले, बड़े बच्चों की जलेबी बाद में। तो या फिर पहले बड़ों बच्चों को। तो ये तो छोटे बच्चे बड़े बच्चे, ये तो एकदम गलत हो गया कि भाई छोटे बच्चे और बड़े बच्चे से क्या। जब समस्या एक ही है सभी की, तो सामूहिक ढंग से जब आप उसका समाधान कर देंगे तो सभी बच्चों की समस्या एक बार में, एक समय में हल हो जाएगी। इस प्रकार से बी इज द राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति, ओरल एक्सप्रेशन को विकसित करने का तरीका है। देखिए क्या होता है कि कभी कभी कोई बच्चा जो है वो रिटन में बढ़िया होता है, अर्थात उसको आप कोई चीज़ जैसे आपने दिया कि इसको याद कर लो, सुनाना है, तो बच्चा सुना नहीं पाता, लेकिन उसको अभी आप लिखने के लिए कह दीजिए कि ले लो, अच्छा याद न सुनाओ मत, आप लिख के दिखाओ दो, तो बच्चा बहुत बढ़िया लिख लेगा, क्योंकि उसका जो ओरल एक्सप्रेशन है वो ठीक नहीं है, वो कमज़ोर है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या करेंगे कि जो बच्चा की ओरल भी सही हो जाए। भाई लिखने के साथ साथ ओरल दोनों चीज़ ज़रूरी है ना भाई, एक प्रकार से ओरल भी ज़रूरी है और रिटन भी ज़रूरी है। तो क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है लिख लेते हैं, सुना नहीं पाते, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? उनकी इस कमी को कैसे दूर करेंगे? परिचर्चाओं का आयोजन करेंगे, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, या अंत्याक्षरी का आयोजन कर देंगे, या ये सभी कर देंगे? तो आप बताइए क्या करेंगे? परिचर्चा का आयोजन, जैसे एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, हाँ, डिबेट वगैरह, भाषण प्रतियोगिता भी हो जाती है, अंताक्षरी भी सही है एक प्रकार से। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, ये तीनों कर सकते हैं।
इस प्रकार से हम अपने बच्चों का जो है ओरल एक्सप्रेशन को विकसित कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे अगर आपकी नज़र में बच्चे हों तो आप इनका ज़रूर प्रयोग करिए, जिससे कि वो बच्चा आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 54 है वो क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 कर रहा है कि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन से आपका अभिप्राय क्या है? जो ईवीएस, देखिए सीबीएसई बोर्ड वगैरह में एक किताब चलती है कॉन्वेंट में, ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी। तो विद्यालय में वही पर्यावरणीय शिक्षा जो होता है उसी को बोला जाता है ईवीएस। तो क्या इससे आपका अभिप्राय है? छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए इसलिए ईवीएस पढ़ाया जाना चाहिए, या पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, या छात्रों का मनोरंजन हो, या छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डाल दो? हाँ कि अभी हिंदी मैथ इंग्लिश पढ़ ही रहे हैं, चलो एक ठो ऐसा करो ईवीएस भी उनको दिला दो एक किताब, उसमें भी वो फंसे रहें बेचारे, पढ़ते रहें। इसका क्या मेन ईवीएस का क्या मकसद है? ईवीएस क्यों पढ़ाया जाता है? तो साथियों ईवीएस इन्वायरमेंटल से है, इसलिए पर्यावरण से रिलेटेड होना चाहिए। यह कोई मनोरंजन का साधन नहीं है और ना तो कोई बच्चों पे जो है अतिरिक्त बोझा जा रहा है। तो इसलिए यह जो है दोनों ऑप्शन एकदम रॉन्ग है। अब बचता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। अगर जो छात्र हमारे लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं, या 50-50 मैंने कर दिया, अब लाइफ लाइन लेना चाह रहे हो तो हम बताइए, कमेंट करें। छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए इसलिए ये किताब चलती है, या पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है इसलिए? अब इन दोनों में देखिए सबसे सटीक क्या लग रहा है? तो सबसे सटीक तो आपका बी ऑप्शन लग रहा है कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए पर्यावरण का अगर ज्ञान तो हो गया तो क्या उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ज्ञान होने से क्या मतलब है? उसको उस पर अमल करें, इसलिए ईवीएस चलाया जाता है। साथियों इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। जो हमारा नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन होता है, जो उसका क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? स्कूल के ऊपर होना चाहिए कि नैतिक शिक्षा केवल स्कूल में पढ़ाया जाए? कहाँ पढ़ाया जाए? केवल स्कूल में, या समाज के ऊपर, या अभिभावक के ऊपर, या धर्मगुरु के ऊपर? तो जो हमारा नैतिक शिक्षा है वो हमारा कहाँ सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव होना चाहिए? तो जी हाँ, स्कूल के ऊपर। क्योंकि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो आप देखते होंगे कि टीचर से ज़्यादा वो इम्प्रेस रहता है। तो अगर टीचर उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, नैतिक ज्ञान देंगे, तो ज़्यादा जल्दी उसको समझेगा और उसको ज़्यादा जल्दी अमल में लाएगा। तो इसलिए स्कूल के ऊपर ज़्यादा उत्तरदायित्व होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में ही उनको सारी चीज़ों को सिखाया जा सकता है। इस प्रकार से आपका जो है 55 का ए एकदम सही है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 50C क्या कर रहा है कि आजकल के आवासीय स्कूलों, यानी जो हॉस्टल वाले स्कूल होते हैं या बोर्डिंग की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। जो पहले के स्कूल क्या थे? मदरसे थे, या आश्रम थे, या गुरुकुल थे, या मकतब थे? बताइए। देखिए प्यारे साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि आजकल जो बोर्डिंग स्कूल है जहाँ बच्चा रह भी रहा है और पढ़ भी रहा है, तो ऐसे इस मॉडल के स्कूल पहले क्या बोले जाते थे? आप ऐसे समझ लीजिए। तो जी हाँ, आप एकदम सही जा रहे हैं, गुरुकुल बोले जाते थे। कहाँ बोले जाते? जैसे गुरुकुल बोले जाते, जो राजा वगैरह के बच्चे हुआ करते थे वो भी गुरुकुल में स्टडी करते थे ना, आश्रम में ही रहते थे, भिक्षा मांगने जाते थे और आकर के अपने गुरु जो है और गुरु माता की सेवा करते थे, तो वो होता था गुरुकुल। ठीक है। बट बोर्डिंग में केवल आते हैं, सोते हैं, खाते हैं, है ना, पढ़ते हैं, और ईश्वर की गुरु की सेवा करें या ना करें अलग बात है। खैर चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 57 की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 57 क्या कर रहा है? हमारा क्वेश्चन नंबर जो 57 है साथियों, वो ये कह रहा है कि जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर
भंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी। अर्थात ज़बरदस्ती क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अनुशासनहीन हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकाल देंगे, पहला ऑप्शन, कि उन विद्यार्थियों को अलग कर देंगे, पृथक कर देंगे, या अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करेंगे, या उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे। बताइए, 57 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या करेंगे? अगर देखिए विद्यालय में कक्षा अनुशासन हो रही है तो उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर दीजिए। एक बार पहले आप उनको एक बार चांस दीजिए कि वो समझे और अपनी गलती को सुधारें। इस प्रकार से आप पहले ऑप्शन चौथे ऑप्शन को एकदम सही कर लीजिए। चौथा ऑप्शन एकदम सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? साथियों, इस तरह से हम अपने अगले आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। अगर आप लोगों से कुछ कहना तो नहीं है, बस यही कहना है, अगर आपको हमारे क्लासेज अच्छे लग रहे हों तो ज़रूर लाइक किया करिए, शेयर भी किया करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है और भी अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहेंगे। सीटेट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, इनकी कक्षाएं लगातार चल रही हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमको और लगातार क्लासेज प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं कौन? यानी कि अगर एक टीचर टैलेंटेड हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो आपके आचरण का और आपके ज्ञान का मूल्यांकन कौन करेगा? आपके प्रधानाचार्य करेंगे, कि आपके शिष्य कर सकते हैं, कि समाज के संभ्रांत लोग, या विशेषज्ञ? आपकी योग्यता, आपके आचरण का कौन अच्छे से विश्लेषण कर सकता है? तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जो टीचर पढ़ाते हैं उनके शिष्य ही उनके आचरण को अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आपका आंसर 51 का बी एकदम सही आंसर है। बी इज द राइट आंसर। हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है कि प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। यानी कि जो प्रतियोगिता होता है उससे कौन से गुण का विकास होगा? लक्ष्य ऊंचा रखना, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, काम पूरा करके ही दम लेना, या ये सभी? तो साथियों, ये सभी गुण कंपटीशन में आते हैं। हमें अपने लक्ष्य को भी सीखना बताया जाता है कंपटीशन के द्वारा। पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको ज़्यादा उसमें ईर्ष्या, द्वेष या हार का निराशापन ये सब नहीं रखना चाहिए। काम पूरा करके ही दम लेना चाहिए, माने जब तक जीत न जाए तब तक आखिरी दम तक बिल्कुल मेहनत करते रहिए। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 60 की, जो कि आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन भी हो सकता है। अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक। इम्प्रेसिव टीचिंग कैसे हो सकता है? जब अध्यापक शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करें जहाँ विद्यार्थी पहले से जानते हों, विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखते हों, विषय का अच्छा ज्ञाता हों, या ये सभी? तो आप बताइए 60 का क्या आंसर सही होगा? जी हाँ, प्रभावशाली तभी हो सकता है जब शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करें जहाँ से विद्यार्थी पहले से ही जानते हैं। अर्थात थोड़ा बैकअप लेकर के जब आप पढ़ाएंगे तो विद्यालय पूर्व के क्लासों को परिचित हो जाएंगे। इसीलिए देखिए साथियों, मैं भी बार बार कहता हूँ कि आप हमारे पूर्व के क्लासों को ज़रूर देख लें। जैसे ही आप पूर्व के क्लासों को देखेंगे वैसे ही हमारे आगे आने वाले क्लासों को एकदम आसानी से समझ पाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से आपने देखा हमने अपने जो है शिक्षण अभिरुचि से 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी और जो हमारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब हमारे पहले के क्लासों में हैं। आप अगर हमारे क्लासों हमसे हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेस, इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेस को बिल्कुल आप सर्च करिए यूट्यूब पर। जैसे ही आपको हमारा चैनल दिखे आप उस पर क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, आपको हमारे सारे क्लासेज मिल जाएंगे।
प्लेलिस्ट में भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इसमें क्या क्या मिल सकता है, देखिए हमारे चैनल के द्वारा टीजीटी जो है टीजीटी इंग्लिश की क्लास मिलेगी, पीजीटी इंग्लिश की क्लास मिलेगी, आपको टेट की क्लास मिलेगी और आपको सुपर टेट की क्लास मिलेगी। इस प्रकार से जीएस की तो धमाकेदार क्लास चलती है, जीएस का तो पूछना ही क्या है। और इंग्लिश का जो है, इसके अतिरिक्त आप जो है स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, इसकी इस प्रकार से ढेर सारे क्लास। इसके साथ ही साथ हमारे जो 9th के स्टूडेंट हैं, 10th के, 11th के और 12th के, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों और चाहे सीबीएसई बोर्ड के, हों, सभी के लिए हमारे क्लासेज उपलब्ध रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको ये सभी क्लासेज एकदम फ्री है, एकदम फ्री, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। बस आप क्या है, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको सभी क्लासेस फ्री में मिलेंगी। देखिए, आप अभी मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, 4 लोगों को शेयर कर दीजिए, आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, आपकी फला लॉटरी लग जाएगी, आप अमीर बन जाएंगे, है ना। इतने लोगों को भेजो, नहीं तो आपका ये नुकसान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग भेजा करते हैं ग्रुपों में, हमारे पास भी आते हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। लेकिन आप हकीकत जानते हैं कि ऐसा कोई चीज़ होता नहीं है। लेकिन अगर आप इन सभी वीडियो को, इन सभी क्लासेजों को अगर आप शेयर करेंगे तो ये ज्ञान की चीज़ें हैं साथियों। इनको भेजने से एक दूसरे को ज्ञान मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों? ज्ञान मिलेगा, और वो भी हम आपको फ्री में प्रदान कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप शेयर करिए, अच्छे कार्यों के साथ जुड़ेंगे। अगर जब आप अच्छे कार्यों के साथ जुड़ेंगे तब आपके साथ अच्छा होगा। और अंधविश्वासों पर भरोसा न करके आप नॉलेज को बढ़ाइए, जो कि एक दीपक होता है, अंधेरे को दूर करता है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी प्रकाश जलाइए, ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाइए। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे, और अपने अगले क्लास में आप लोग करिए इंतज़ार। आपको पुनः अगले क्लास धमाकेदार क्वेश्चन, ये हमारे सभी क्वेश्चंस को आप नोट करते चलिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप बता दीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।